हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं सेकंड चैप्टर हम लोगों का चल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, परमाणु की संरचना। ठीक है ना, जिस पर हम बात कर रहे थे। कुछ टॉपिक आपने देख लिए थे लास्ट सेशन में, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर बात कर रहे थे, वो भी आपका हो गया था। एक न्यूमेरिकल उससे रिलेटेड आपको दे रही हूँ, उसको करेंगे। देन आगे आज बोर का हम लोग मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात की जाएगी इस चैप्टर में, क्योंकि अभी सिलेबस काफी है, काफी चैप्टर रह रहे हैं। ठीक, चलिए न्यूमेरिकल लिखिए। प्रश्न है आपका, एक सोडियम स्ट्रीट लाइट पीला प्रकाश दे दी है। एक सोडियम स्ट्रीट लाइट पीला प्रकाश देती है, ठीक है ना, जिसकी तरंगदैर्ध्य जिसकी तरंगदैर्ध्य 589 नैनोमीटर है। ठीक है ना, ये इसकी क्या है, तरंगदैर्ध्य है। इस प्रकाश की आवृत्ति क्या होगी? इस प्रकाश की आवृत्ति क्या है? ठीक है, चलिए हल कीजिए इसको। तरंगदैर्ध्य लैम्डा का मान 589 है। फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, फ्रीक्वेंसी एफ। बताओ। पीला प्रकाश बोला है, ठीक है ना, पीला प्रकाश यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है ना, प्रकाश जो भी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का निर्वात में आपका जो चाल होती है, सी का मान क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये होती है प्रकाश की चाल। आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले। प्रकाश की चाल नहीं, बल्कि वो विकिरण की चाल है आपकी। ठीक है ना, प्रकाश की तो है ही, सभी जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनकी निर्वात में चाल सी बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, और ये नैनोमीटर में है, इसको मीटर में आप लोग कन्वर्ट कर लेंगे तो 10⁻9 से गुणा कर लेंगे। ठीक है ना, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 589 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, चलिए C बराबर क्या होता है आपका, प्रकाश की चाल बराबर होता है तरंगदैर्ध्य गुणा फ्रीक्वेंसी F। तो F बराबर क्या हो जाएगा, C बाई लैम्डा। ठीक है ना, तो C का मान है 589 × 10⁻⁹ बटे आपका है 3 × 10⁸। इसको आप कैलकुलेट कर लें। ठीक है, ये आपका किस में आ जाएगा, हर्ट्ज में आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। ओके, इस तरह से आप न्यूमेरिकल कर। कहीं कहीं फ्रीक्वेंसी के लिए आपका ये म्यू साइन भी यूज किया जाता है, म्यू करो या एफ करो, ये क्या है, आवृत्ति। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं। चलिए अब हम लोग तरंग के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया था। चलिए लास्ट मॉडल याद कीजिए, रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड ने कमियां क्या बताई, बताओ। रदरफोर्ड की कमी क्या थी? पहली कमी बताओ, पहली कमी क्या बताई उन्होंने? उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है आपका, जब वो घूम रहा है, ठीक है ना, तो घूमते समय क्या होगा उसकी, जब आपका आवेशित कण वृत्ताकार पथ पे घूमता है तो वो ऊर्जा का विकिरण करता है, ऊष्मा को उत्सर्जित करेगा, उससे ऊष्मा की हानि होगी, ऊर्जा की हानि होगी, और धीरे धीरे उसका ये जो पथ है ये छोटा होता जाएगा और अंत में वो नाभिक में गिर जाएगा।
यहाँ कहीं आपका नाभिक होगा, ठीक है ना। और नाभिक क्या था, उन्होंने बोला जो धनावेश होता है परमाणु में वो एक बहुत कम जगह घेरे हुए है परमाणु के अंदर, और वो स्थान कहाँ है, परमाणु के केंद्र में है, जिसको उन्होंने नाभिक नाम दिया। सिंपल सी बात, ठीक है, इतना था। कमी में उन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है, देखो इलेक्ट्रॉन है, जब हम किसी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की बात कर रहे हैं, वो चल रहा है तो किसी वेग से चल रहा होगा। वेग क्या है आपका, सदिश राशि है, तो कोई ना कोई, जब वो इस पॉइंट पर है तो उसकी दिशा यहाँ है, इस पॉइंट पर यहाँ है, ठीक है ना, इस पॉइंट पर यहाँ है, इस पॉइंट पर यहाँ है आपका, इधर इधर इधर, इस तरह से। तो आपको क्या दिख रहा है, हर एक पॉइंट पर उसका वेग बदल रहा है, सदिश राशि है ना, क्योंकि अगर आप एक समान चाल की बात भी करते हैं कि स्पीड उसकी सेम है, लेकिन दिशा तो बदल रही है ना, दिशा बदल रही है तो वेग बदल रहा है। वेग बदलेगा तो इसका मतलब वो क्या हो रहा है, त्वरण में जा रहा है या त्वरित हो रहा है, ठीक है ना। तो जब वो त्वरण में जाएगा तो इन सब पॉइंट्स पर वो क्या करेगा, ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा। अगर वो ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, और क्या होता जाएगा, फिर उसका पाथ इस तरह से छोटा होता जाएगा, और छोटा होता जाएगा तो अंत में नाभिक में गिर जाएगा। पहली कमी उनकी ये थी कि वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि ऐसा हो रहा है क्या, अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने ऐसा पढ़ा है, ऐसा होता है, तो फिर तो परमाणु का अस्तित्व ही नहीं है। पर ऐसा तो नहीं है ना, परमाणु तो है हमारा, उसका अस्तित्व भी है, तो इसको एक्सप्लेन करिए। तो रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि इसमें ऐसा क्या हो रहा है। दूसरा, जब इसके विकिरण के लिए, जो यहाँ से ऊर्जा के विकिरण निकल रहे थे, इन विकिरण के लिए आपका स्पेक्ट्रम देखा गया, ठीक है ना, एक आपका क्या देखा गया, स्पेक्ट्रम देखा गया, जो कि किस पर देखा जाएगा, फोटोग्राफिक फिल्म होगी कोई, उस पर देखा जाएगा, ठीक है। इस फोटोग्राफिक फिल्म पर विकिरण कैसे आने चाहिए, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअसली लगातार ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहा है, तो कैसा, सतत एक पैटर्न देखने को मिलना चाहिए था। कैसा मिलना चाहिए था, सतत मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फोटोग्राफिक फिल्म पर आपका क्या है, असतत, यानी कि स्पेक्ट्रम दिखा, फिर कुछ देर तक स्पेक्ट्रम गायब था, फिर एक लाइन आई, फिर गायब था, फिर एक लाइन आई, तो कैसा दिखा, असतत दिखा, ये वाला दिखा, ये नहीं दिखा, ठीक है ना। तो जब ये नहीं दिखा, सतत नहीं दिखा स्पेक्ट्रम, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आपका कॉन्टिन्यूअसली, लगातार या कॉन्स्टेंटली ऊर्जा को उत्सर्जित नहीं कर रहा है, समझ रहे। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है उसमें, तो इस चीज की व्याख्या भी नहीं हो पाई, है ना। तो पहला वाला पॉइंट भी आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है और वो ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहा है, तो ऊर्जा के उत्सर्जन के कारण आपको जो स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, सतत आना चाहिए। परंतु वो सतत नहीं आ रहा है, वो कैसा आ रहा है, वो असतत सतत है, या रेखीय आप बोल सकते हैं। कहीं कहीं पर आपको स्पेक्ट्रम में लाइनें दिखाई देती हैं। तो इस चीज को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो वो इनकी क्या थी, कमियां थी, ठीक है ना। तो इनकी कमियों को दूर करने के लिए किसका मॉडल आता है, बोर का परमाणु मॉडल आता है, ठीक है ना। बोर का परमाणु मॉडल, बोर के परमाणु मॉडल में बोर ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताई, कि जिसको रदरफोर्ड कह रहे हैं, उन्होंने परिकल्पना रखी, क्या रखी, परिकल्पना, ठीक है ना, हाइपोथेसिस जिसे बोलते हैं। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि आपका कक्षाओं में घूम रहा है, बल्कि वो निश्चित ऊर्जा स्तरों में पाया जाता है। ये नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर निश्चित डेफिनेट एनर्जी की आपकी क्या होंगे, लेवल्स होंगे, उनमें इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, और उनमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना होती है। तो ये आपकी के वाली शेल हो गई, ये एल हो गई, ये एम हो गई, और ये क्या हो गई, एन। तो इस तरह से उसने उन कोशों को नाम दिया था के एल एम एन, और इनको उन्होंने क्या बोला था, ऊर्जा स्तर बोला था, ठीक है ना, या ऊर्जा कोश बोला था, ठीक है ना, जिनको डेजिग्नेशन दिया था के एल एम एन एंड सो, ठीक है, इस तरह। तो इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा के
स्तरों में पाए जाते हैं। पहली चीज उन्होंने ये बोली, समझ रहे हैं क्या बोला उन्होंने? पहला पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं, कोशों में पाए जाते हैं, जिन्हें ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। ठीक है, पहली चीज उन्होंने ये, पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉन की स्थिति बता दी उन्होंने। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर ही है, जैसे रदरफोर्ड ने बोला, लेकिन वो कैसा है? निश्चित ऊर्जा स्तर में। और जब कोई कण आपका वृत्ताकार कक्ष घूम रहा है, ठीक है ना, कोई भी कण है, सपोज ये आपका कण है, m द्रव्यमान का कण है, ये वृत्ताकार कक्षा में आपका घूम रहा है और v इसका वेग होगा, ठीक है ना, और वृत्ताकार कक्ष का आपका जो तो त्रिज्या है वो r है, ठीक है, ये वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या है वो r है, तो उसका कोणीय संवेग जो होता है, क्या होता है? कोणीय संवेग, वो क्या होता है? mvr होगा, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला, ठीक है, उन्होंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सी कक्षा में पाया जाएगा, इसके लिए उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनका जो कोणीय संवेग होगा वो h/2 का आपका पूर्ण गुणज होगा। यानी mvr इज इक्वल टू कोणीय संवेग जो है n इंटू h/2, और जहां n क्या है? पूर्ण गुणज का मतलब पूर्ण संख्या, 1 2 3 4 इस तरह से होगी, समझ रहे? यानी n का मान डेसिमल में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आपका पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जहां इलेक्ट्रॉन का, यानी उनका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है, ये बोला। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूमते समय ऊर्जा की हानि नहीं करता है, यानी ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता है अगर वो आपका घूम रहा है कक्षा में, समझ रहे हैं? ये बोर के आपके मॉडल की कुछ परिकल्पनाएं थी, इनको नोट करेंगे फिर हम आगे चलिए। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बोला? नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला, जो आपका इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा के स्तर में है, निश्चित ऊर्जा k में आपका इलेक्ट्रॉन होगा, l में आपका इलेक्ट्रॉन होगा, m में इलेक्ट्रॉन होगा, n में इलेक्ट्रॉन होगा। जब k में वो घूम रहा है तो वो ऊर्जा की हानि नहीं कर रहा है, l में घूम रहा है तो ऊर्जा की हानि नहीं कर रहा है, m में घूम रहा है ऊर्जा की हानि नहीं कर रहा है, n में घूम रहा है ऊर्जा की हानि नहीं कर रहा, ठीक है ना। ऊर्जा की हानि कब हो रही है या ऊर्जा उत्सर्जित कब हो रही है? जब आपका ऊपर की ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन नीचे की ऊर्जा स्तर में आ रहा है। क्या बोला मैंने? ऊर्जा का उत्सर्जन कब होगा? जब उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में आए। अब खुद ही समझ लो, यहाँ उसकी ऊर्जा अधिक है और
यहाँ वाले ऊर्जा स्तर की जो इलेक्ट्रॉन है उनकी ऊर्जा कम है, तो जो ज्यादा वाला ऊर्जा स्तर से आएगा उसको अपनी ऊर्जा कम करनी पड़ेगी, तो कम करने के लिए वो उतनी ऊर्जा बाहर उत्सर्जित कर देगा। इस तरह से आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी उच्च ऊर्जा स्तर से जब आपका इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो उस समय ऊर्जा को क्या करेगा, वो उत्सर्जित करेगा। समझ रहे हैं। दूसरा, जब निम्न ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तब वो ऊर्जा को, उसकी आवश्यकता होगी ना ऊर्जा की, तो उस समय वो ऊर्जा को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। समझ रहे हैं क्या बोला मैंने। जब उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो वो ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा, इमिट करेगा, और जब वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो उस समय वो ऊर्जा को एब्जॉर्ब करेगा, यानी अवशोषित करेगा। अब उसने कितनी ऊर्जा अवशोषित करी, कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करी, ठीक है ना, कितनी उसकी आवृत्ति है, उसका आप जो फॉर्मूला है उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसका फॉर्मूला बोहर के आवृत्ति नियम से भी आता है, बोर का आवृत्ति नियम। बोर का आवृत्ति नियम क्या कहता है, लिखिए, डेल्टा ई के अंतर वाली दो, डेल्टा ई के अंतर वाली दो स्थायी अवस्थाओं के, स्थायी अवस्थाओं के संक्रमण के समय उत्सर्जित व अवशोषित विकिरण, अवशोषित या उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति निम्न प्रकार होती है। लिखिए, न्यू बराबर डेल्टा ई बाय एच या E2 माइनस E1 बाय एच, ठीक है ना। जहाँ E2 और E1 क्या है, E1 और E2 क्या है, E2 उच्च ऊर्जा स्तर और E1 किसके लिए यूज हो रहा है, निम्न ऊर्जा स्तर। ओके, चलो अब के लिए आप 2n² के, आपने पढ़ा है पहले भी कि 2n² के फॉर्मूले से हम लोग इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। 2n² के फॉर्मूले में के लिए अगर आप देखें, के लिए n का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है ना। n का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। हम मानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो k कक्षा में घूम रहा है उसका अगर कोणीय संवेग निकालना, ठीक है ना, L, ठीक है ना। क्या बोला, L से हम लोग यहाँ पर कोणीय संवेग को दिखा रहे हैं, और एक इलेक्ट्रॉन जो k कक्षा में घूम रहा है उसके लिए n का मान कितना होगा, 1 होगा हमने बोला। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसका द्रव्यमान m, ठीक है, उसका द्रव्यमान m, और वो v1 वेग से सपोज घूम रहा है, यहाँ पर है, और v1 उसका वेग है, तो m v1, और r1 इसकी त्रिज्या है r1, तो क्या हो जाएगा m v1 r1। L इज इक्वल टू k कोश के इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। वहीं पर L कोश में अगर इलेक्ट्रॉन है तो n की का मान 2 हो जाएगा, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m, द्रव्यमान तो इलेक्ट्रॉन का सेम ही रहेगा, वेग बदल जाएगा, v2 वेग हो गया, और त्रिज्या भी बदल जाएगी, r2 हो गया, m v2 r2। ओके, ये कोणीय संवेग हो गया। तीसरा, m के लिए लिखिए, m के लिए n का मान 3 हो जाएगा, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m v3 r3, ठीक है। अब आगे समझिए, हमने क्या बोला, जो ये कोणीय संवेग है
ये h/2 का पूर्ण गुणज होगा। क्या होगा? h/2 का पूर्ण गुणज होगा। तो इस केस में वो क्या हो जाएगा? h/2 हो जाएगा, 1 इंटू h/2। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा? 2 इंटू h/2। ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा? 3 इंटू h/2। हमने निकाला था ना फॉर्मूला, mvr इज इक्वल टू n इंटू h/2, और n की वैल्यू 1 है यहाँ, तो h/2 आ गया। n की वैल्यू 2 हो गई तो 2 इंटू h/2 हो गया। n की वैल्यू 3 हो गई तो 3 इंटू h/2 हो गया। अगर n की वैल्यू 4 हो गई तो 4 इंटू h/2 हो जाएगा। समझ रहे हो? ये आपका बोहर का मॉडल है। चलिए, अब आवेश जो आपका v वेग से r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है, r इसकी त्रिज्या है, ठीक है ना। जैसे मैंने एक रस्सी से पत्थर बांध दिया और मैं उस रस्सी को घुमा रही हूँ, ठीक है ना, तो वो रस्सी जो वो पत्थर है वो एक वृत्ताकार पथ पे आपका घूमेगा, और रस्सी क्या बता रही है? उसकी त्रिज्या बता रही है। समझ रहे हो ना? मैं क्या हो गया, मेरा हाथ या वो पॉइंट क्या हो गया? वो सेंटर पॉइंट हो गया, उसके चारों ओर वो घूम रहा है, ठीक है ना। तो उस केंद्र से उस पत्थर तक की दूरी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से अगर ये आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है आर वृत्ताकार पथ पे, आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पे, तो ये अंदर को एक फोर्स लगाता है, ठीक है ना। वो रस्सी जो है वो अंदर को एक फोर्स, आपका फोर्स से बंधी हुई होगी, जिसको क्या कहा जाता है? अभिकेंद्रण बल कहा जाता है। सेंटीपिटल फोर्स, ठीक है ना। अब समझिए ये किस प्रकार है? जिस प्रकार से आपका सोलर सिस्टम में जो सन है, सन के अराउंड अर्थ आपका रिवॉल्व कर रही है। अब सन और अर्थ के बीच में एक फोर्स है, अर्थ सन के साथ एक फोर्स से जुड़ी हुई है। कौन सा फोर्स है बताओ? ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अब हम आवेश पर बात करें। यहां पर आवेश के लिए वो जो अभिकेंद्रण बल है, अभिकेंद्र बल या अभिकेंद्रण बल, उसको कहा जाता है स्थिर वैद्युत बल। अब आपने देखा है गुरुत्वाकर्षण बल में कि जब m1 m2 द्रव्यमान के दो पिंड आपस में r दूरी पर रखे गए हैं, तो उनके बीच कार्य करने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है F इज इक्वल टू होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r। ये होता है, बोलो, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है, बोलो भाई, स्क्वायर है ये, वर्ग। ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अब मैं यहां पर बोल रही हूं कि आपका दो आवेश है, क्या है? Q1 Q2, दो आवेश हैं और इनको r दूरी पर रखा गया है। और Q1 आवेश सपोज नाभिक का आवेश है, ठीक है, और Q2 आवेश है इलेक्ट्रॉन का, जो पहली कक्षा में है। पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी कि ये नाभिक हो गया, ठीक है, और इसकी पहली कोश में जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर नाभिक, और इन दोनों के बीच में जो बल काम कर रहा है, इसके बारे में बताएं। ठीक है, तो वो बल कितना कार्य करेगा बताओ बताओ। के यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा, जैसे वहां जी आया था, m1 m2, तो q1 q2 हो जाएगा, है ना, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब q2 क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश।
एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। और Q2 Q1 क्या है? Q1 हमने क्या बोला? नाभिक पर आवेश। नाभिक में क्या है? प्रोटॉन है। तो जितने प्रोटॉन होंगे उसको जेड कहा जाता है, जेड यानी कि प्रोटॉनों की संख्या, और इनटू कितना आवेश है। आपको बताना है कि प्रोटॉन में कुल कितना आवेश है। तो कुल कितना आवेश कैसे निकालोगे? एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा उसको मल्टीप्लाई, एक प्रोटॉन पर जो आवेश होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? कुल प्रोटॉनों की संख्या से। समझो, अगर मैं कह रही हूं नाभिक में 10 प्रोटॉन हैं, उन 10 प्रोटॉनों पर आवेश कितना होगा? तो जो एक प्रोटॉन पर आवेश होगा उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे ना 10 से, तो 10 प्रोटॉनों का आवेश आ जाएगा। वैसे ही Q1 बराबर क्या? नाभिक का कुल आवेश, कुल यानी कि Z, Z मतलब प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या इंटू E पॉजिटिव में। जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वही प्रोटॉन पर भी आवेश होता है। यहाँ पर हमने धनावेश और ऋणावेश नहीं देखना है, यहाँ पर हमने मान देखना है। तो K इंटू Z E अपॉन R स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू आ गया आपका K Z E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो इस तरह से आप उस स्थिर वैद्युत आकर्षण बल की बात कर रहे हैं जो उन दोनों को बांधे हुए है, ठीक है ना, नाभिक के आवेश को और उस पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है उस। क्लियर है? तो यहाँ हमने बोहर के परमाणु मॉडल को अच्छे से समझा। आने वाले सेशन में हम और अच्छे से उस पर बात करेंगे, कुछ और नए टॉपिक्स पर बात करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आज के सेशन में आपको अच्छे से समझ में आया होगा बोहर का मॉडल। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।